तो सम्मान को लेकर के यदि आपका कोई प्रश्न है किसी का तो वहाँ से शुरू कर सकते हैं, अन्यथा जो एक दो बातें ऐड करनी है वो इसमें ऐड करके हम आगे बढ़ते हैं। सम्मान में बताया गया है कि एक दूसरे के पूरक है। एक दूसरे के पूरक में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बातों में दूसरा मुझसे श्रेष्ठ है और कुछ बातों में मेरी श्रेष्ठता है, तो ये पहचाना जाए और उसके अनुसार कार्यक्रम बनाया जाए। जैसे कि घर लेडी ज़्यादा अच्छी तरह से संभाल सकती है तो घर की जिम्मेदारी उन्हें दी जाए, पर उसमें सम्मान में किसी प्रकार की कमी नहीं आए। और उसी तरह से जेंट्स बाहर के काम को ज़्यादा अच्छी तरह संभाल सकते हैं तो वो उसकी जिम्मेदारी लें और एक दूसरे को सम्मान पूर्वक जिए और परस्पर पूरकता में जिए और अपने अपने फील्ड का एक्सपर्टनेस के साथ काम करें तो ज़्यादा सही रहेगी। ठीक बात है। ठीक है, तो एक तो बात मुझे ये करनी है कि ये जो अधिमूल्यन अवमूल्यन अमूल्यन है जिसके बारे में हमने बहुत विस्तार से बात की है कि जिसकी जो भी स्थिति है हम उससे बहुत अधिक उसका आकलन कर लेते हैं तो उसका अधिमूल्यन है। वो जहाँ है उससे हम बहुत कम उसका आकलन करते हैं तो वो उसका अवमूल्यन है, और जहाँ भी वो है वहाँ से एकदम अन्यथा ही आकलन कर लेते हैं तो वो उसका अमूल्यन है। तो मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है कि ये अधिमूल्यन अवमूल्यन अमूल्यन हम दूसरों का ही करते हैं या अपना भी करते हैं? थोड़ा जांच के बताइए। सिर्फ दूसरों का ही करते हैं, अपना भी करते हैं? अपना भी करते हैं? क्या लगता है सभी को? दोनों का हो जाता है, अपना भी दूसरे का। हाँ, तो जैसे कहा कि यदि अधिमूल्यन किया है तो दूसरा व्यक्ति ईगो में जाता है, उसका अवमूल्यन होता है तो वो नीचे जाता है डिप्रेशन में। हम खुद भी अपना अधिमूल्यन अवमूल्यन करके ऐसे ऊपर नीचे होते रहते हैं, नहीं होते हैं? तो जैसे बहुत सिंपली बताऊं आपको कि ये शिविर पूरा करके आप घर जाएंगे, है ना, तो रात को घर पहुंचेंगे ट्रैवलिंग करके, या यहीं के हैं तो घर पहुंचेंगे। ये 7-8 दिन इस चर्चा को करने के बाद आपको लग रहा होगा कि भाई बहुत कुछ समझ में आ गया, है ना। तो सुबह जब जगेंगे नेक्स्ट दिन तो आपको हवा का रुख कुछ बदला हुआ सा लगेगा, आपको लगेगा कि भाई मेरा इस धरती पे होना कितनी बड़ी बात है और ऊपर से ये सब ज्ञान मिल गया, अब तो बहुत कुछ कर लेंगे ना। तो आप वहीं मतलब अपने बेड पे पलंग पे बैठे बैठे ही इन सब योजनाओं को अपने में बनाना शुरू करते हैं कि अब जाके किसको क्या समझाना है, दुनिया में बदलाव कैसे आएगा ना। तभी किचन से आवाज़ आती है कि अब उठो भी सही, नहा तो लो, कब तक बैठे रहोगे तो यहीं रहते हैं, नीचे गिर जाते हैं। लगता है क्या करें, घर में तो वैल्यू है नहीं, बाहर क्या बदलाव करेंगे। अच्छा, फिर जैसे तैसे करके सबको इकट्ठे किए घर में, तो फिर थोड़ा ऊपर चढ़ गए कि चलो समझाता हूँ सबको। आधा घंटा 1 घंटा तक सबको शिविर समझाया। वो सारा शिविर सुनने के बाद लोगों ने फीडबैक में एक ही वाक्य कहा, बस आप सुधर जाए तो स्वर्ग तो हमारे लिए यही है अभी भी ऊपर रहे, नीचे गिर गए नीचे। तो कभी हमको लगता है कि बहुत कुछ कर ले जाएंगे ना, हमारा जन्म हुआ है किसी पर्पज से तो हुआ है, ये बदल देंगे वो बदल देंगे। कभी लगता है मैं रहूं ना रहूं किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं, मेरी क्या ही वैल्यू है। तो अपने भीतर ये ऊपर नीचे जो होते रहते हैं, इससे क्या लगता है कि हम अपने में स्थिर रह पाते हैं या बहुत बेचैन रहते हैं?
इससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, डाउन होता है? डाउन होता है। तो आपको याद होगा एक क्रम बताया था भैया ने कि पहले हम एक तनाव में आते हैं, फिर थोड़ा निराश हो जाते हैं, है ना। ठीक से देखेंगे तो जब हम अपना भी मूल्यांकन नहीं कर पाते, हम अपने को भी कभी बहुत ऊपर मान के चलते हैं, अपने को भी कभी बहुत नीचे ले जाते हैं। तो आप देखते होंगे कि दिन में 10 बार, मतलब मुझे तो लगता है भैया ने ये ग्राफ थोड़ा ज़्यादा ठीक बनाया है, हमारा तो इससे भी ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, इतना सुंदर थोड़ी दिखता है ना। दिन में इतनी बार वो हो जाता है ये। हाँ, तो वो ग्राफ बनाएंगे तो वो बहुत ऐसे बनेगा। तो ऐसी स्थिति के साथ जीते हुए आप देखेंगे कि कभी भी कोई भी आदमी आके आपको ऊपर उड़ा ले जाता है, कभी भी कोई भी आदमी आके आपको नीचे गिरा देता है। ऐसे में आप कई बार खुद से भी नाराज हो जाते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, मुझसे कुछ हो तो नहीं रहा, करना बहुत कुछ चाह रहे हैं बट हो कुछ नहीं रहा ना। तो कभी इसमें कभी इसमें, कभी इसमें कभी इसमें। तो एक इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ एक और, वो ये है कि यदि आप अपना ठीक मूल्यांकन नहीं करके इन दोनों में या इन तीनों में ही चल रहे हैं तो राह चलता कोई भी आदमी आपका अपमान कर सकता है, कभी भी आपकी धरती हिला के चला जा सकता है ना। कोई अनजान व्यक्ति आपसे मिले और कह दे कि आप बहुत अच्छे हैं तो आपको लगता है ये समझदार है। इसको ही हीरे की परख है ना। तो ये सब जो होता है इसमें देखेंगे कि अनजान से अनजान व्यक्ति भी आपको या तो बहुत ऊपर चढ़ा देगा या तो बहुत नीचे गिरा देगा। लेकिन यदि मैंने अपना मूल्यांकन ठीक ठीक करके रखा है, मुझे पता है कि मेरी स्थिति क्या है, तो आप लोग यदि ये कहते हैं कि भाई वंदन तुम बहुत ज़बरदस्त शिविर लेते हो तो भी मैं हवा में नहीं उड़ने लगता, क्योंकि मुझे पता है कि मुझ में कितनी कमियां हैं, मुझे अभी कितना काम करना है। आप ये भी बोलते हैं कि तुम्हारे शिविर में कोई मज़ा नहीं आता ना, कुछ समझे नहीं हो, तो भी मैं नीचे नहीं गिर जाता क्योंकि मुझे पता है कि मैं कुछ तो समझा हूँ। ठीक है, तो मैं अपना मूल्यांकन यदि सही सही करके चल रहा हूँ तो दूसरा व्यक्ति जो कह रहा है वो मेरे लिए बस एक प्रस्ताव है, एक उसका अभिप्राय है, उससे मैं हिल जाऊँगा ये नहीं हो सकता। तो मैंने अपना मूल्यांकन ठीक करके रखा है, दूसरा मेरी बहुत तारीफ कर दे रहा तो भी मैं स्थिर रह पाता हूँ, दूसरा मेरी बहुत निंदा कर दे रहा तो भी मैं स्थिर रह पाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी स्थिति क्या है। इससे देखेंगे कि सूत्र ये निकलता है कि जो व्यक्ति खुद अपना सम्मान कर लेता है, जो व्यक्ति खुद अपना सम्मान कर लेता है, दुनिया में कोई उसका अपमान नहीं कर सकता। यदि आप खुद ही अपना सम्मान नहीं फिक्स कर पाए, यदि आप खुद ही अपनी योग्यता का आकलन नहीं कर पाए और ये सर्टिफिकेट दूसरा ही देते रहता है, तब तो कोई भी आपका अपमान कर सकता है। यदि आप खुद अपना सम्मान कर ले रहे हैं, यदि आपको खुद को अपना ठीक ठीक आकलन करना आता है, तो ये दूसरा जो कह रहा है वो उसका एक मत है, उस पर मैं सोचना चाहूँगा तो सोचूंगा, लेकिन उससे मेरा अपमान हो जाएगा, इसमें से कुछ हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। मैं अपना सम्मान करके चलूँगा और ऐसे जीने में सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखता है, अपने में एक स्थिरता दिखती है। ये समझ में आ रहा है? हाँ जी। मैं ये पूछना चाह रहा था, ये थर्ड वाला जो है अदरवाइज इवेल्युएशन, हाँ, ये क्या है? ये थोड़ा सा किस टाइप का इवेल्युएशन है जिसको अदरवाइज बोलेंगे अपन, है ना। तो ये देखेंगे तो है कि भाई आप अधिक मान रहे हैं, ये है कम मान रहे हैं, और ये है कि आप कुछ अलग ही मान रहे हैं। जैसे बताया ना कि गधा है, अब आदमी थोड़ा कम समझदार है हो सकता है, लेकिन ये तो एकदम अन्यथा हो गया। अन्यथा मतलब कुछ और ही मान लिया। अभी गधा थोड़ी है, भले थोड़ा न कम समझता है, थोड़ा कम एक्टिव है, स्मार्टनेस कम है, जो भी है, बट गधा तो नहीं है ना, है तो आदमी। हाँ, निर्मूल्यन और अवमूल्यन दोनों वही है, शब्द बस अलग अलग है। तो उसको अन्यथा आकलन कहते हैं। ठीक है,
तो हम अपना सम्मान कर पाते हैं तो अपने जीने में एक स्थिरता दिखती है, अपने जीने में एक स्टेबिलिटी दिखती है, और फिर कोई हमारा अपमान नहीं कर सकता। तो प्रश्न यह है कि अपना सही सही आकलन करें कैसे। मुझे पता कैसे चले कि मेरी योग्यता कितनी है। तो यहाँ ये जो लिखा ना योग्यता का आकलन, इसमें 5 बिंदु लिखे हैं, ये दूसरे की योग्यता का आकलन है। दूसरों का आहार विहार व्यवहार कार्य व्यवस्था में भागीदारी देख के आप बता सकते हैं कि उसकी समझदारी कितनी है। जब अपने बारे आकलन करने जाएंगे तो इसके साथ यहाँ ऊपर, मतलब आप चाहे तो उसको 0 नंबर कह सके या इन सबको नीचे खिसका के 1 नंबर से शुरू करें। तो जो सबसे प्रायोरिटी में है वो है मेरे भाव विचार की या मेरी कल्पनाशीलता की स्थिति को देखना। तो जब मैं मेरा आकलन करता हूँ तो मेरे भाव विचार की स्थिति को भी देख सकता हूँ ना। भाई जब मुझे आपका आकलन करना है तो आपकी कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है मैं नहीं देख सकता। आपके भाव विचार की स्थिति क्या है वो मैं नहीं देख सकता। तो मैं क्या देखूंगा कि आप खाते पीते कैसा है, जीते कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, कार्य कैसा है, उससे पता चलता है आपकी समझदारी कितनी है। लेकिन जब मुझे मेरा आकलन करना है तो मेरे भाव विचार को तो मैं देख सकता हूँ, मेरी कल्पनाशीलता की स्थिति को तो मैं देख सकता हूँ कि उसमें सब चीज़ें ठीक चल रही है, इस तरह चल रहा है या ये वाला चल रहा है। मेरी कल्पनाशीलता में एक स्टेबिलिटी है या सब उठपटांग चल रहा है, उससे पता चलता है मेरी समझदारी कितनी है। ठीक। तो जब मेरा आकलन करना है तो सबसे महत्वपूर्ण है अपना ऑब्जर्वेशन करना, उसमें देखना कि मेरे भाव विचार की स्थिति क्या है। ये सब उसके बाद आते हैं। हाँ माइक लीजिए। जब स्वयं की योग्यता का आकलन अपन करते हैं तो भाव योग्यता के साथ साथ भी ये 5 चीज़ें भी उसमें जुड़ेगी। क्या कहा? जब स्वयं की योग्यता का अपना आकलन करते हैं तो भाव और विचार तो है ही है, हाँ उसके साथ साथ में ये 5 चीज़ें भी जुड़ेगी। जी, उसके साथ ये 5 भी जुड़ेंगे। मतलब ये कैसे जुड़ेगी, कैसे आकलन करेंगे? वही सबसे अच्छा तो यही है कि यहाँ 0 नंबर पे आप लिखे हैं अपने भाव विचार को देखना, उसको देख लो। यदि आपको कहीं वहाँ देखने में चूक हो जा रही है, नहीं देख पा रहे, तो ये नीचे में से कोई भी देख लो कि आप व्यवहार कैसा कर पाते हैं, आप कार्य कैसा कर पाते हैं, आपका विहार ठीक है कि मतलब दिनचर्या ठीक है कि नहीं है, आप आहार कैसा कर सकते, मतलब कितना संयम में रह के कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि आपकी योग्यता कितनी है, आप व्यवस्था में भागीदारी कितनी करते हैं। लेकिन ये सब भी निकलेगा कहाँ से? तो आपके भाव विचार से, आपकी कल्पनाशीलता से, उसी का तो आउटपुट है ये। तो पहला सोर्स तो यही है कि आप जब अपने में कुछ चल रहा है उसी को देख लो, सबसे महत्वपूर्ण तो वही है। उसको नहीं देख पा रहे तब ये नीचे वाला सारा है। और दूसरों का जब देखने जाएंगे तो दूसरों की कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है ये तो देख नहीं पाएंगे। तो आपके बारे आकलन करना है तो आप मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं उसी से तो आपका आकलन करूंगा। ठीक है ना? बताइए, और कोई प्रश्न है इस पर? तो मैं आपकी भी योग्यता को एक लेवल पे जांच पाता हूँ। तो यदि मुझे दिखता है कि आप मुझसे ज़्यादा समझदार है तो मैं क्या करूँगा कि आपसे सीखने समझने को तैयार रहूँगा। मुझे दिखता है कि आप मुझसे ज़्यादा समझदार है तो मैं आपसे कुछ सीखने को तैयार रहूँगा। यदि मुझे दिखता है कि मैं आपसे ज़्यादा समझदार हूँ तो क्या करूँगा? यदि मुझे ये दिखता है कि मैं आपसे ज़्यादा समझदार हूँ तो मैं क्या करूँगा? समझाएंगे ना, यही तो गलती करते हैं। यदि मैं आपसे ज़्यादा समझदार हूँ तो मेरा पहला काम ये है कि मैं आपकी गलती से अप्रभावित रह के आपके साथ जिम्मेदारी से जीऊँ। चूँकि मैंने अपने आप को आपसे ज़्यादा समझदार स्वीकार लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने भी मुझे स्वीकार लिया है। मैंने स्वीकार लिया कि मैं आपसे ज़्यादा समझदार हूँ, आपने थोड़ी स्वीकारा है कि भाई तुम मुझसे ज़्यादा समझदार हो। तो मैं आपको समझाने जाऊँगा तो आप नहीं सुनेंगे।
तो ये जो ज़्यादातर हमारी समस्या है ना कि परिवार में हमारी लोग सुनते क्यों नहीं, क्योंकि वो दोनों साइड से चीज़ें प्लेस होनी चाहिए ना। आप स्वीकार के चल रहे अपने को समझदार, आपके परिवार वाले आपको नहीं स्वीकार रहे आपसे समझदार, तो नहीं सुनते आपकी। जब आप जिम्मेदारी से उनके साथ जीते हैं, एक लंबे समय तक जी पाते हैं, निरंतरता में जी पाते हैं, तब उनको आश्वस्ति बनती है कि हाँ ये मुझसे ज़्यादा समझदार है। जब उनकी आश्वस्ति बनती है तब वो आपसे सहयोग मांगने को तैयार होता है, और तब आप सहयोग कर सकते हैं जितना वो मांगे उतना। और ये भी मैं हर बार बहुत ध्यान दे के बोलता हूँ कि तब आप सहयोग कर सकते हैं वो जितना मांगे उतना। ऐसा नहीं है कि आप 4 साल तक मेहनत की अपने पे और फिर उसने एक बार सहयोग मांगा तो कहे आओ आज तो तुम्हारा पूरा सहयोग ही कर देते हैं, तो 4 घंटे से पहले उठने नहीं दूंगा यहाँ से। हाँ, इतना भी नहीं कर देना सहयोग कि वो दूसरी बार मांगे ही नहीं। तो वहाँ जितना ज़रूरी है उतना सहयोग हम करने को तैयार रहते हैं। बट पहला काम तो ये है कि मैं दूसरे के साथ जिम्मेदारी पूर्वक जीना शुरू करूँ। यदि मुझे लगता है कि मैं समझदार हूँ तो जिम्मेदारी से जीना शुरू करूँ। जब उनको लगेगा, सामने वाले व्यक्ति है भाई आप समझदार है, तो वो आपसे सहयोग लेगा, ठीक है। उसको जब तक नहीं लगता तब तक उसको अपने हिसाब से जीने दिया जाए, उसकी मौज है, उसकी स्वतंत्रता है। ये ठीक लग रहा है? तो इतने पर कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, अन्यथा हम लोग आगे के मूल्य पर शिफ्ट करते हैं। नहीं, मैं कह रहा था कि जैसे अभी मैं सोच रहा था हाँ, कि अब तक जीवन विद्या के पहले हम सम्मान किसका करते हैं? जिसका रूप मेरे से बेहतर है, या बल मेरे से बेहतर है, या पद मेरे से ऊंचा है, या धन ज़्यादा है, ठीक है। और जिस पर कम है उसका हम सम्मान नहीं करते, एक तरह से अपमान कर देते हैं। इसलिए ये समाज में विरोध बना रहता है, ईर्ष्या द्वेष बना रहता है, सब परेशानियाँ बनी रहती है। अब जीवन विद्या में आगे जीवन विद्या ने बोला भी कि ऐसा है कि सम्मान का मतलब सही मूल्यांकन है, और सही मूल्यांकन अगर करना चाहेंगे तो मेरा जो मेरा दूसरे मैं से जो संबंध है सामने वाले से, चाहे परिवार में, चाहे समाज में, चाहे यहाँ, अब मैं स्वयं का नहीं, मेरा इनके मैं से जो संबंध है उसमें 3 चीज़ कॉमन है। मेरा भी लक्ष्य सुख समृद्धि पूर्वक जीना है, इनका भी है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 4 स्तर की व्यवस्था समझना है और जीना है। वो कार्यक्रम मेरे लिए भी वही है, इनके लिए भी वही है। और वहाँ तक पहुँचने के लिए कल्पनाशीलता जो है वो मेरे में भी है, इनमें भी है। तो दोनों की सबकी क्षमता बराबर है। अब मैं सबका सम्मान कर पा रहा हूँ। रूप बल धन पद कम ज़्यादा हो सकता है, पर सबका सम्मान। तो इस आधार पर जीवन विद्या ने हुआ दुनिया के सभी लोगों का सम्मान के प्रति सम्मान का भाव हमारे अंदर आ जाता है। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई जब मैंने समानता देखी लक्ष्य कार्यक्रम से उसमें। पर जब आत्मसम्मान की बात कर रहे हैं, अब मैं दूसरे से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, दूसरे के मेरे लक्ष्य की समानता भी नहीं देख रहा हूँ। मुझे मेरा लक्ष्य समझ में आ गया है, सुख समृद्धि चाहता हूँ, और उसके लिए कार्यक्रम समझ में आ गया, 4 स्तर की व्यवस्था समझना जीना है। उसके लिए मेरे पास कल्पनाशीलता है, इच्छा विचार आशा है जो असीम है। तो अब बाकी का सम्मान तो मैं कर पा रहा हूँ उस कारण से, इस परिभाषा से। खुद का सम्मान, मैं खुद के प्रति सम्मान से कैसे भरा रहूँगा? दूसरे के प्रति सम्मान से भरा रह सकता हूँ। यस यार, इनका सबका लक्ष्य तो मेरे जैसा ही है, ओके। लेकिन बहुत छोटी छोटी व्याख्या देखे ना, मतलब इतना फैलाए भी नहीं। तो विश्वास की व्याख्या देखेंगे तो क्या कर रहे कि आश्वस्त होना, अब जिस किसी के भी प्रति आश्वस्त है, चाहना के प्रति, योग्यता के प्रति, वो सब अभी छोड़ देते हैं। विश्वास की एक व्याख्या सिंपल है, आश्वस्त होना। सम्मान की ठीक से व्याख्या देखें, छोटी सी, मतलब प्रॉपर व्याख्या, तो क्या है? सही आकलन कर पाना। ठीक। आत्मविश्वास किसे कहेंगे? मैं अपने प्रति आश्वस्त हूँ। आत्मसम्मान किसको कहेंगे? मैंने अपना सही आकलन किया हुआ है। तो अब इस जगह को देखेंगे तो यहाँ आप आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के बीच क्लियर लाइन नहीं खींच पाएंगे, क्योंकि आपने अपना ठीक से आकलन किया है तो आपको अपने पे आश्वस्ति है।
और आपको अपने पे आश्वस्ति तभी है जब आपने अपना सही आकलन किया है। तो ये उस जगह पर जाके ये दोनों एक हो जाता है, इसलिए आपको वो डाउट बहुत 4-5 शिविरों से बना हुआ है। तुम्हारी स्पष्टता तो बहुत बढ़िया है यार, वैसे उम्र के हिसाब से बहुत बढ़िया है। नहीं, आपको हो पाया क्लियर? मुझे थोड़ा सोचने का समय दो, वो बात हाँ। मुझे समझ में आ रही है, वो घूम फिर के ये आत्मसम्मान आत्मविश्वास एक ही हो रहा है यहाँ पे, है ना? जब खुद जी। के बारे में हम हाँ, सोचते हैं तो एक है ये। एक ही जगह है वो। हाँ। आप उसको आकलन की जगह से देख रहे हैं तो आप उसको आत्मसम्मान कह रहे हैं, आप आश्वस्ति की जगह से देख रहे हैं तो आप उसको आत्मविश्वास कह रहे हैं। बट जगह एक ही है कि आपने अपना सही आकलन भी किया है तो आप अपने प्रति आश्वस्त है, चूंकि आकलन किया है। आश्वस्त तभी होंगे जब आकलन किया है। अच्छा, ये सवाल मैंने पहले के शिविर में भी किया था क्या? आगे बहुत बार पूछा हुआ है। अच्छा, हाँ, तो ये क्या वो अभी अटका हुआ है ये? ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सम्मान पे यदि किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो ना? तो विश्वास उसको कहा कि मैं आश्वस्त हूँ, ये जो दूसरा व्यक्ति है वो मुझे सुखी करना चाहता है, मेरी समृद्धि चाहता है। मैं उसकी योग्यता का ठीक ठीक आकलन कर पाता हूँ तो मैं उसका सम्मान भी कर पाता हूँ। ठीक, तो कोई व्यक्ति है जिसके ऊपर मुझे विश्वास है कि ये सुखी होना चाहता है, मुझे भी सुखी करना चाहता है, उसकी योग्यता का भी मैंने आकलन किया है, मतलब मैं उसका सम्मान भी कर पा रहा हूँ। तो इस रूप में देखें कि कोई व्यक्ति जिसके ऊपर आपको आश्वस्ति है कि वो आपको सुखी करना चाहता है, आपको ये भी पता है कि उसकी योग्यता कितनी है, तो आप उसको संबंधी रूप में स्वीकारेंगे कि नहीं स्वीकारेंगे? तो ऑब्वियसली स्वीकारेंगे। तो जिसके प्रति आपको विश्वास है, जिसका आप सम्मान कर पा रहे हैं, उसके साथ संबंध पूर्वक जीने की, उसके साथ संबंध को निभाने की आपकी जो निष्ठा बनती है, उसी भाव को कहते हैं स्नेह का भाव। ये दूसरे व्यक्ति को अपने संबंधी के रूप में स्वीकारने का भाव ही स्नेह है। उसके आकलन करके उसकी योग्यता अयोग्यता के साथ आपने उसको स्वीकारा है तो उसके प्रति आपका कोई विरोध नहीं दिखता, तो उसी को कहते हैं निर्विरोधिता। हैं? हाँ, तो अब आपको उस व्यक्ति के प्रति कोई घर्षण नहीं है, कोई विरोध नहीं है, आप उसको संबंधी के रूप में स्वीकार के उसके साथ जी रहे हैं, तो वो स्नेह है। कैसे दिखता है स्नेह है? तो सिंपल रूप में ये कि उसके प्रति आपका कोई विरोध नहीं है। ठीक है, तो कहीं भी आपको किसी के प्रति विरोध है, विरोध मतलब उसकी किसी बात को लेकर आपकी अस्वीकृति है, आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, अन्यथा अन्यथा, मतलब जो भी है, तो कहेंगे कि आपका उसके प्रति विरोध बना हुआ है, आपका उसके प्रति स्नेह नहीं है, आप उसको पूर्णतः संबंधी के रूप में स्वीकार के नहीं जी रहे। कुछ पूछ रहे भैया? हाँ हाँ भैया, ये जो संबंधी की बात करी है, अभी तो सामान्य दृष्टिकोण से देखें तो जो ब्लड रिलेटिव्स जो होते हैं वो उनको मैं संबंधी के रूप में देखता हूँ, है ना? तो उसके लिए मैं अपना तन मन धन सब कुछ लगा देता हूँ। अब यदि मैं सभी लोगों को संबंधी के रूप में देखता हूँ तो उन सबके लिए तन मन धन सब कुछ लगाऊंगा मैं, है ना? सपोज जैसे मैं एक बहुत करोड़पति व्यक्ति हूँ, है ना? तो जितने भी लोग मुझे दिखते हैं, किसी को अभाव दिखा तो उसके लिए भी खर्च करूँगा, इसको दिखा तो इसके लिए भी खर्च करूँगा। तो जितना भी मेरे पास जो अमाउंट होगा सारा आके पूरा ख़त्म हो जाएगा, एक टाइप से बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि सभी संबंधी के रूप में दिख रहे हैं मुझे। उसके लिए तो भैया आपको अभी सभी लोगों को भी संबंधी देखने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे देना शुरू करेंगे तो जितने हैं वो भी पर्याप्त है, खाली कर देंगे आपको। वही पूछना चाह रहा हूँ मैं। उसके लिए कोई सभी को संबंधी देखने की थोड़ी ज़रूरत है, अभी जितने हैं वो भी पर्याप्त है। तो संबंधी स्वीकारने का मतलब ये नहीं है कि सबको बांटते रहेंगे।
क्योंकि उसको देखते हैं आगे। आपका जो प्रश्न है वो ममता, वात्सल्य, फिर प्रेम, उन सारी जगहों पे आएगा, उसको धीरे धीरे एड्रेस करते हैं। क्योंकि हमको अभी तक लगता है कि संबंधी स्वीकारने का मतलब है उसके लिए धन लगाना। उतना ही थोड़ी है, जितना जहां हम कर पाएंगे उतना करेंगे। शिविर से बात समझ में आ जाए ये ज़्यादा मुश्किल है, या अपने जीवन में कोई घटना घटे और उससे ध्यान चला जाए, वो उससे ज़्यादा स्थिरता आती है कि हाँ ये रियलाइजेशन ज़्यादा। ये जो शब्द आपने प्रयोग किया ना, ध्यान चला जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ ध्यान कहीं नहीं जा रहा तो शिविर कर कर के भी कोई स्थिरता नहीं आएगी। हाँ ध्यान नहीं जा रहा तो जिंदगी में इतने ठोकरे खाने के बाद भी कोई समझ नहीं आएगी। मुद्दा ध्यान जाना है। ध्यान जा रहा है तो शिविर से भी ध्यान जा सकता है, बिना शिविर किए भी ध्यान जा सकता है। तो मैं तो बार बार कहता हूँ कि ये जो मूल्यों की लिस्ट है, ये हम शिविर में कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं कर रहे कि आपके भीतर ये मूल्यों को इंस्टॉल कर रहे हैं। अभी तक आप में नहीं थे, अब हम डाल रहे हैं आपके अंदर, ऐसा कर रहे हैं क्या? ये है ही तो। यहाँ बस ध्यान देने का काम कर रहे हैं अपन। तो इस चर्चा से ध्यान चला जाता है तो बहुत अच्छा, बाहर कोई घटना बनती है उससे ध्यान जाता है तो बहुत अच्छा। ध्यान जाना महत्वपूर्ण है। ध्यान नहीं जा रहा तो किसी से कुछ फायदा नहीं होता। तो एक तो क्या हो गया ना, मतलब मुझे कई बार ये लगता है कि भाव क्या है ना, उसको थोड़ा डिटेलिंग करें तो एक तो ये आ गया कि स्नेह है तो विरोध नहीं है। ठीक, ये किसी के प्रति विरोध हो जा रहा है, किसी के प्रति द्वेष हो जा रहा है तो स्नेह नहीं है। अभी दूसरा क्या है कि यदि स्नेह है तो ईर्ष्या नहीं होती। तो इसको भी एक उदाहरण से बताता हूँ कि मान लीजिए कोई घर में दो महिलाएं हैं, दो लेडीज है। एक जो है अब तक खाना बनाते आई है तो सब उसी के हाथ का खाना खाते आए हैं। जो दूसरी है वो आज पहली बार खाना बना रही है। जो दूसरी है वो आज पहली बार खाना बना रही है, अभी अभी मतलब उसने सीखा है तो बना रही है। अब उसने जो खाना बनाया दूसरी महिला ने, वो उसने ही परोसा, वो खा के घर के लोग कह रहे बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब यहाँ तक तो ठीक था, आगे एक लाइन और भी बोल लिए, आज तक इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। अब ये जो पहली महिला जो सालों से बना रही है वो भी अंदर खड़े सुन रही है ये बात। अब ये तारीफ सुन के उसको क्या होगा? ठीक है, लेकिन मैं ये कहूँ कि ये जो पहली महिला है वो माँ है और जिसने आज खाना बनाया वो बेटी है। अब वही तारीफ सुन के ईर्ष्या होगी? क्या होगा? खुशी होगी। क्यों ये फर्क पड़ गया? पहले या तो देरानी जेठानी थे तो स्नेह नहीं था, तो दूसरे की तारीफ सुन के ईर्ष्या होती है। जिसके प्रति संबंध का भाव है, जिसको संबंधी रूप में स्वीकारा है, जो अपना है, उसकी तारीफ सुन के अच्छा लगता है, ईर्ष्या नहीं होती। कहाँ गया माइक? हेलो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बेटी में भी हो जाती है ईर्ष्या कि मैं तो इतने टाइम से अच्छा बना रही हूँ, मुझे तो कभी नहीं बोलते हो कि अच्छा बनाया, और इसने बनाया तो है ऐसा ना? हो गया। तो हम तो ये नियम पकड़, चांस कम है लेकिन फिर भी होता है, वो बात सही है, मैं सहमत हूँ। तो हम तो ये नियम पकड़ रहे हैं कि स्नेह है तो ईर्ष्या नहीं है। उसका उल्टा है, ईर्ष्या है तो स्नेह नहीं है। ये स्वीकारना पड़ेगा हमको। तो आपको ये थोड़ा स्वीकारना तो कठिन बहुत लग सकता नहीं, है। नहीं, मैंने मतलब मेरी सास और मेरी ननद के बीच में ऐसा देखा था
कि वो हो जाता है ना कि जैसे कि बहुत टाइम मम्मी जी कब से बना रहे हैं, और फिर कभी कभी दीदी बहुत अच्छा बनाने लग गए थे, तो उनको ऐसा लगता था नहीं नहीं मेरी मतलब मैं उससे ज़्यादा अच्छा बनाती हूँ, मम्मी जी ऐसा बोलते वही नहीं तो मैं आप उससे। ये भी देखिए कि ये सिर्फ इतना ही भाग देखने से ऐसा प्रश्न हो सकता है, पूरा देखिए कि दोनों का संबंध एकदम ठीक था या गड़बड़ थी कोई, कभी कभी तो गड़बड़ होता था। है ना। वही तो ये ईर्ष्या है तो स्नेह नहीं है, या स्नेह की निरंतरता नहीं है, वो ज़्यादा ठीक शब्द है। कभी कभी आपकी वो निरंतरता टूट जाती है। भैया एक कन्फ्यूज़न है, जैसे भैया ने भी एक प्रश्न पूछा था कि भाई संबंधों में हम जीते हैं तो परिवार के साथ भी जी रहे हैं और समाज में साथ भी जीना होता है, तो दोनों लगभग हम साथ ही जीते हैं। इन्होंने पूछा जब हम परिवार के साथ संबंधों में जीते तो तन मन धन सब लगा देते हैं, तो अब जब जीना तो समाज और परिवार दोनों में साथ साथ चलता है, तो फिर ना। आपने कहा कि पहले आप परिवार पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, तो फिर समाज का क्या होगा? जीना तो साथ में हो रहा है। परिवार पर कंसंट्रेट करना बस अभी की चर्चा के लिए ही कहा है। अच्छा। हाँ बाकी हम इसके जस्ट बाद समाज में व्यवस्था को देखने वाले हैं, तब समाज की भी बात करेंगे। दोनों के जीना तो हाँ। साथ ही होता है ना। प्रकृति की भी बात करेंगे, प्रकृति भी अलग नहीं है, तो ये बात तो सभी की करेंगे, बस अभी इसको समझ ले, मैं उतना ही कह रहा हूँ। दूसरा ये भी है, चूँकि अब दो लोगों ने पूछ दिया तो मैं थोड़ा और बता देता हूँ कि देखिए संबंध तो हर तरह के हैं, लेकिन हर एक संबंध में अपेक्षाएं थोड़ी बहुत अलग अलग रहती कि नहीं रहती? रहती है। वैसे ही देखेंगे तो कोई ऐसे भी संबंध है जिसको बस संपर्क कह सके आप, उसमें अपेक्षाएं बहुत मिनिमम रहती है, तो उस तरह से वो जिएंगे। भाई आप अपने बेटे के लिए जितना कर रहे हैं, आप समाज के सारे बेटों के लिए इतना नहीं कर पाएंगे, बट कुछ एक लेवल की अपेक्षा को तो पूरा कर पाएंगे, उतना करेंगे। भाव सभी के लिए वैसा ही बना रहेगा, उसमें कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। बट इस पर और धीरे धीरे स्पष्टता होगी जब खासकर प्रेम की बात करेंगे, समाज में व्यवस्था की बात करेंगे तब। तो एक तो है स्नेह है तो कोई विरोध नहीं है, दूसरा है कि स्नेह है तो ईर्ष्या नहीं होती। किसी की तारीफ सुन के, किसी का कुछ प्रगति हो रही है वो देख के, किसी के साथ कुछ अच्छा हो रहा है वो देख के ईर्ष्या हो रही है, तो मतलब कहीं ना कहीं हमारा स्नेह हिल जा रहा, उतने टाइम तक स्नेह की निरंतरता ड्रॉप हो जा रही है। यदि हम संबंधी रूप में स्वीकारते हैं किसी को, फिर कैसा ईर्ष्या, है ना, फिर किस तरह का विरोध। ना ठीक है, तो एक तो विरोध नहीं होता, दूसरा ईर्ष्या नहीं, और तीसरा भार नहीं लगता। मतलब अब उस संबंधी के लिए जो भी करना बनता है वो करना आपको बोझ नहीं लगता, जो भी करना बनता है वो आप खुशी खुशी करते हैं। तो एक सिंपल कहानी सुनाते हैं ना कि भाई एक बच्ची पहाड़ पे रह रही थी, तो अपने छोटे भाई को उठा के पहाड़ पर चढ़ रही थी, तो हमारे जैसा कोई मिल गया उसको, तो रोक के पूछा कि बेटा तुम एक तो इतनी छोटी हो खुद, है ना, और इतना उठा के चल रही हो, पहाड़ चढ़ रही हो, सिर्फ चल नहीं रही पहाड़ चढ़ रही हो, तुमको भार नहीं लगता? तो बच्ची बड़े सहजता से बोल दी कि ये भार नहीं है, भाई है ना। तो वो स्नेह है कि उसके लिए जिन जिम्मेदारियों को निभाते हैं वो जिम्मेदारियों को निभाने में, कर्तव्यों को पूरा करने में हमको भार नहीं लगता। तो अपने किसी संबंधी के लिए कुछ करना पड़े और करना हमको भार लगे, तो समझिए कि वो स्नेह नहीं है। क्योंकि सिंपल बात है कि आपने अपने बेटे बेटी के लिए जो कुछ भी किया है कभी आपको भार नहीं लगा, क्योंकि स्नेह है। जिस किसी के भी प्रति आपको स्नेह दिखता है उसके लिए कुछ भी करना आपको कभी भार नहीं लगता, बोझ नहीं लगता। और इसमें एक और इंडिकेशन जोड़ देते हैं कि यदि स्नेह है तो हम हिसाब नहीं रखते कि मैंने तुम्हारे लिए इतना इतना किया, तुमने मेरे लिए क्या किया। पर इस खाने बनाने के संबंध में तो आपने कहा था ईर्ष्या है,
वो दोनों को, जिसने एक बहू ने बनाया खाना, दूसरे ने बनाया तो ऐसा खाना कभी नहीं बना, तो वो ईर्ष्या होगी ना। तो ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। संबंध होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, मैं वो नहीं कह रहा। संबंध है उनके आपस में, तो हाँ, फिर मैं तो कह रहा हूँ आप देख लीजिए कि आपको ये विरोध, ईर्षा, भार लगना, हिसाब रखना, ये सहज स्वीकार होता है या स्नेह रखना संबंधी के रूप में स्वीकारना सहज स्वीकार है? आपको जो ठीक लगता है वो आप करिए, बट ये दोनों नहीं हो सकता। आप एक साइड ये भी कहे कि मेरा स्नेह है, मैं तुमको संबंधी स्वीकारा हूँ, और ये भी कहे कि भाई तुम्हारे लिए जो जो किया उसका मेरे पास हिसाब भी है, झगड़ा होने पे निकालूंगा लिस्ट सारी, है ना। ये दोनों कैसे चल सकता है? बाहर नहीं लगता है, लेकिन जैसे हम अपने बच्चे के लिए करते हैं तो उसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती है, लेकिन जब मौसी के बच्चों के लिए करते हैं या ननद के बच्चों के लिए करते हैं तो उसमें थोड़ा सा वो कम हो जाता है, ऐसे भार तो कम हो जाता क्या है। निष्कर्ष बनता है आपका उससे? तो वो ठीक तो नहीं है, फिर भी करते तो है ना ऐसा। वही उसको बारीकी से देखना पड़ेगा, और आपके प्रश्न सही भी है, ये स्वीकारना बहुत कठिन है। चाहते नहीं है लेकिन फिर भी वो अपने आप हो जाता है। जैसे ये- अपने बच्चे के लिए 15 लाख 20 लाख रुपए तक की भी स्टडी है तो हम करवाते हैं, और जैसे अगर ननद का बच्चा है या बहन का बच्चा है तो उसके लिए अगर 20 लाख रुपए लगाने हैं तो वो हम नहीं लगाते हैं। मतलब वो बात सोचते सही है हैं कि आपकी। क्या ये हमें मतलब कुछ फायदा करेगा क्या लगाना, और अपने बच्चे के लिए हम एक बार को भी नहीं सोचते हैं कि हमको लगाने चाहिए या नहीं। वही तो फिर तो वो ये तो स्नेह हुआ ही नहीं दो ना। बात हो सकती है। एक बात तो ये है कि जैसा मैंने कहा कि जिम्मेदारियां या अपेक्षाएं थोड़ी बहुत डिफरेंस रहेगा उसमें। तो अपने परिवार को जो आप एक क्लोज जगह कहते हैं, वहाँ जितनी जिम्मेदारी निभाएंगे उतनी हर किसी के घर में नहीं ही निभा पाएंगे, वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन भाव जो आपका है उसमें देखिए कि यदि जितना आपसे बन पाता है, जो सही अपेक्षा आपसे की जाती है, वो करने में भी आपको भार महसूस होता है, तब फिर ये सोचने वाली बात है कि मेरा वाकई में इसके प्रति स्नेह का भाव है या हिल गया है। तो फिर तो उसको थोड़ा देखना पड़ेगा, आपको ही देखना पड़ेगा कि ये क्या स्थिति है। नहीं, बाकी सब कुछ करते हैं, जैसे अपने बच्चे को खाना खिला रहे हैं वैसे खाना भी खिला रहे हैं, रखते भी हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन पैसा लगाने की बारी आती है कि तो अपने बच्चे के लिए जो मैं बोल रही हूँ ना, नहीं सोचते हैं, वो नहीं सोचते हैं। मतलब तो अपना सोच के बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने देखा भी है ना बहुत सारी जगह पर ऐसा कि ऐसा होता है। हाँ होता है, तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि स्नेह नहीं है, वो उसको स्वीकारना पड़ेगा हमको। ये कई बार हमको बहुत कठिन पड़ता है। हाँ। कि हमको कई बार ये लगता है कि मेरे भाई के प्रति स्नेह नहीं होगा क्या है, लेकिन जब जीने में बारीकी से देखते तो दिखता है कि बीच बीच में टूट जाता है। ये स्वीकारना बड़ा कठिन है। या आपको कई बार किसी के प्रति लगेगा कि इसकी मुझे ईर्ष्या क्यों होगी, जिसके प्रति इतना संबंध है मेरा, लेकिन आप बारीकी से देखें तो ईर्ष्या होती है और उससे आप परेशान भी होते हैं। आपको कई बार लगेगा कि इनके प्रति तो मैं कैसे हिसाब किताब रखूंगी, बट ठीक से देखें तो आपके पास है, हिसाब रखा हुआ है। तो ये स्वीकारना थोड़ा कठिन है, बट हालत तो यही है। और क्या, और आप ऐसे उदाहरण देखिए कि जिनके प्रति आपको 100% श्योर है कि आपका स्नेह है, वहाँ आपको दिखेगा कि आपने कोई हिसाब नहीं रखा अभी तक। चाहे सब आपने ही किया है, सामने से कुछ रिटर्न नहीं मिला है, तो भी आपने हिसाब नहीं रखा है। एक समय वो आपसे बहुत पीछे थे, आपका ही सहयोग लेके आगे बढ़े, तो भी उनकी तारीफ सुन के आपको ईर्ष्या नहीं हो रही। ये होता है कि नहीं होता? तो स्नेह है तो ये सब नहीं है, ये है मतलब स्नेह नहीं है, या स्नेह निरंतरता में नहीं है, है? हाँ, स्नेह है तभी तो संबंध है। तो स्नेह है तभी तो संबंध है, स्नेह नहीं है तब तो सब गले पड़े हुए हैं, बोझ है, तब तो ढोना पड़ता है, झेलना पड़ता है। स्नेह है तो संबंध है, सुख है। स्नेह नहीं तो काहे ऐसा का भी हो संबंध? सकता है कि स्नेह की समझ नहीं है। वही हमारा जो ध्यान है वो भटक जाता है कि संबंध में सुख है, हमको दिख जाता है कि पैसे में सुख है, को दिख जाता है किसी और में सुख है,
हमको दिख जाता है कि ये मुझे सम्मान मिले वो सुख है, इसको कहे इतना सम्मान मिल रहा है। तो आप ठीक से देखेंगे तो आपको घर में अपने भाई के प्रति, आपकी बहन के प्रति भी ईर्ष्या होती है, उसकी तारीफ सुन के आपको लगता है मुझे मिलना चाहिए भाई, नहीं। अच्छा, इसका उल्टा भी देखे, कभी उसकी बुराई हो रही है वो सुनना आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता? भले आप दावा नहीं कर रहे कि आपको ईर्ष्या है, लेकिन उसकी बुराई सुनना अच्छा लग रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? स्नेह नहीं है। वहीं मान लो आपके बेटे की कोई बुराई कर रहा, अब अच्छा लगेगा सुनना? नहीं लगेगा। ये कहेंगे कि या तो है या तो नहीं है। ज़्यादा सटीक तो कहना यही बनता है। बहुत लंबे समय तक आप उसको देख पा रहे हैं, एक टाइम पे नहीं देख, मतलब ड्रॉप हो गया, आपका ध्यान कहीं और चला गया। वही परस्परता पे रहेगा, मतलब आप शर्त लगा रहे हैं कि सामने ये इतना इतना करेगा तब स्नेह करूंगा तुमसे, वो तो स्वीकार होता नहीं है। हाँ, वो तो हिसाब हो गया। वो भी होता है क्या? मतलब ये इस जाति से है तो मैं इसका सम्मान करूंगा, या ये इस जाति से है तो मैं इसका सम्मान नहीं करूंगा, वो चीज़ भी होती है। वो तो सम्मान में ही देख लिया ना हमने कि आप जाति के आधार पे अपने को शरीर मान के जी रहे, दूसरे को भी शरीर मान रहे, तब तो जाति आपके बीच में आएगी। लेकिन आप ये देख पा रहे कि मेरा जो लक्ष्य, कार्यक्रम, क्षमता है वो भी उसका है। फिर आप ऐसे नॉर्मल जो व्यक्ति होता है उसके लिए, आपका तो व्यक्ति तो बड़ा है, आप तो इन चीज़ों को महत्व नहीं देते हो, लेकिन जो नॉर्मल व्यक्ति है वो इन चीज़ों को देखता है, तो मतलब ये चीज़ें लागू होती है या फिर नहीं होती है आपके हिसाब से? मैं वही सामान्य जीवन के अंदर अपन, हम भी नॉर्मली, हम भी सामान्य जिंदगी जीते हैं अभी कोई बहुत वो नहीं हो गए। तो बस उतना है कि कुछ साल पहले ये चीज़ मिली और काम कर रहे, तो कुछ बोल पा रहे हैं आपके सामने आके, बाकी हम भी नॉर्मल ही है, नॉर्मली ज़िंदगी जी रहे। तो देखेंगे तो हो तो सकता है हर मानव में, लेकिन समझ की कमी है। फिर सिर्फ जाति नहीं, बहुत कुछ आड़े आ सकता है। आपकी समझ नहीं है तो बहुत कुछ, दुनिया भर की चीज़ें आड़े आ सकती है। समझ है तो फिर कुछ बीच में नहीं आता। समझ है तो आप प्योर रूप में संबंध को स्वीकारेंगे ना। भैया कई बार क्या होता है, कंडीशनल, जैसे किसी के बच्चा नहीं होता तो वो अपने जैसे भाई का या बहन का बच्चा लेता है, तो फिर उसको लगता है कि नहीं अब इस पे सब कुछ करना है, जैसा वो बता रहे थे। और अगर वो बहन का बच्चा भाई के यहाँ वैसे रहने आ जाए, उनके बच्चे हैं, तो वो उसको केयरटेक तो करते हैं, लेकिन जब वो पैसे वाली बात आती है तो आप जो कह रहे हो वो बात तो मुझे तो ठीक लग रही है, लेकिन रियलिटी में वो होता नहीं है, हो नहीं रहा, मतलब हो नहीं रहा। हाँ, हो नहीं रहा। हाँ, और हो तो सकता है। एग्जैक्टली बात आपकी बिल्कुल सही है, और ऐसा हो तो ही स्वर्ग है ना। और आप ये भी देख लीजिए इसके साथ साथ कि सहज स्वीकार्य है भी नहीं है। मतलब ये जो लिखा नीचे, विरोध, ईर्ष्या, भार लगना, हिसाब करना, ये आपको आराम देता है, सुख देता है, या स्नेह पूर्वक, संबंध पूर्वक जीना आपको सुख देता है? क्या आपको सहज स्वीकार है? परिवार वाली बात ये भैया बोल रहे थे, वो भी थोड़ा सा उसमें ज़्यादा दम इसलिए नज़र आता है कि पहले होता था ना कि बच्चा वो बड़े पापा, और मतलब कई बार मतलब खुद के पापा को भी नहीं बोलता, बड़े भाई उनके मतलब ताऊ जी को पापा बोल देता है, तो वो चलता था, तो वो स्नेह भाव मतलब वहाँ पे तो अनकंडीशनल होता था। आज भी कुछ कुछ परिवार आपको ऐसे मिलेंगे कि घर में जैसे 3 पुरुष हैं और उनकी 3 पत्नियां हैं, और तीनों के 2-2 मिला के ऐसे टोटल 6 बच्चे हैं। लेकिन आप उनके घर जाएंगे और घर आप 2 दिन रुक भी ले तो आपको पता नहीं चलेगा कि किनका बच्चा कौन सा है। एग्जैक्टली। आप ये फर्क ही नहीं कर पाएंगे कि ये 3, आपको इतना दिखेगा कि 3 माताएं हैं, 3 पिता हैं और 6 बच्चे हैं। बिल्कुल। अब कौन किसका है ये फर्क नहीं पता कर पाएंगे। तो आज भी ऐसे परिवार है। और बहुत मधुरता, हमको ये सुन के ही मतलब मीठापन महसूस होता है। उसको जीना तो एक अलग लेवल की खुशी देता है ना भैया? है ना, बहुत सारी जगह पे जहाँ पे स्नेह होना चाहिए, अभी दिख रहा है कि स्नेह नहीं है, तो वो समझ को बढ़ाने से फिर अपने आप आने लगेगा। जी, वही है ना। हाँ, समझ को बढ़ाने का मतलब यही है जो मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ कि आप ये देखिए आपको क्या सहज स्वीकार होता है।
तो भैया कभी ऐसा भी हो सकता है क्या कि किसी एक ही व्यक्ति के प्रति आज तो हमको स्नेह है, बट आज के कुछ टाइम पहले नहीं था, या फिर आज के कुछ टाइम बाद नहीं होगा, कि वहाँ पे भी अपने व्यवहार में अनिश्चितता रहती है क्या? वो अनिश्चितता तो हो सकती है यदि हमारी एक लेवल की स्थिरता नहीं बनी है समझ पर, भाव पर, तो एक ही व्यक्ति के प्रति। हाँ, हो ही सकता है, हो ही सकता है। यदि स्थिरता बन गई है आपकी समझ में, भाव में, तब नहीं होगा, बट अभी भी आप स्टेबल नहीं हुए हैं तो हो ही सकता है। तो ये दूसरों के साथ जीने में जो भी निष्ठा निभानी है, जो भी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना है, उसको करने की हमारी तैयारी है, स्वीकृति है, तो स्नेह है। और स्नेह है तो ये विरोध, द्वेष, ईर्ष्या, ये हिसाब किताब, भार लगना, ये सब चीज़ें नहीं होती। और कई बार मुझे लगता है कि बहुत बचपन से ये स्नेह का अभाव बच्चों में दिखने लगता है। वो चाहते नहीं हैं बट हो जाता है। खासकर दो बच्चे जब लगभग सेम एज के हो तो एक को थोड़ा ज़्यादा आप उसको ज़्यादा गोदी में उठाए तो दूसरे को जो रिएक्शन निकलता है उसको हैंडल करने में माँ बाप की फिर कसौटी हो जाती है कि कैसे अब इसके संस्कार को भी संभाले और इसको भी संभाले, है ना। तो ये बहुत बारीक बारीक बातें इसमें भी दिखती है कि दो बच्चे हैं तो किनको ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, वो भी एक मुद्दा बनता है। तो ठीक है, इसके साथ देखेंगे कि जिस किसी को आप अपने संबंधी के रूप में स्वीकारते हैं, जिसके प्रति आपका स्नेह का भाव है, आप उसके शरीर की भी जिम्मेदारी लेने को तैयार है, आप उसके सेल्फ की भी जिम्मेदारी लेने को तैयार है। तो उन दोनों भावों को कहते हैं ममता और वात्सल्य। मतलब ये संबंधी के शरीर के प्रति मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि उसके शरीर का पोषण संरक्षण करूँगा, तो वो आपका भाव ममता का भाव है। और उस संबंधी के मैं के प्रति जिम्मेदारी का भाव है, मतलब उसकी जो मानसिकता है, उसके जो भाव विचार है, उसके जो संस्कार है, उसका पोषण संरक्षण करूँगा, तो वो वात्सल्य है। ये तो केयर का मतलब तो देखभाल होता है। केयर का मतलब हाँ, ये इसके लिए प्रॉपर इंग्लिश वर्ड आपको मतलब मिलना कठिन है, तो अभी हम तो ममता को ही लेके चलते हैं ना। वो इतना प्रॉपर वर्ड नहीं है, बट आपको कोई और ध्यान में आए तो बता सकते हैं। जैसे सम्मान को आप सम प्लस मान करके कह सकते हैं, रिस्पेक्ट का क्या करेंगे। तो वो अंग्रेजी का अपना एक वो है सिस्टम पूरा। अब उसमें मतलब चूँकि ये पीपीटी बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजों में साउथ इंडिया में हर जगह चलती है ना, तो इंग्लिश इसलिए लिखा रहता है साथ में। बट अभी तो हम ममता शब्द पे ही फोकस करके देखें। तो ये जो दूसरा है संबंधी है, उसके शरीर के पोषण संरक्षण की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, तो वो मतलब उस संबंधी के प्रति मेरा ममता का भाव है। और उसको समझदार जिम्मेदार बनाने के लिए, मतलब उसके सेल्फ के प्रति, उसके भाव विचार के प्रति, उसके संस्कारों के प्रति भी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, तो वही जो मेरा भाव है वो वात्सल्य का भाव है। इसकी व्याख्या ठीक हो गई हो तो मैं उस पर और कुछ बारीक बातों को ध्यान दिला देता हूँ। भैया है ना, ये दोनों भाव तभी कहाँ आएंगे। से बोल रहे? हाँ, इसमें ना आवाज़ तो यहाँ से आ रही है तो पता नहीं चलता कहाँ। मैं बोल रही थी कि हाँ। ये दोनों भाव तभी आएंगे जब स्नेह का भाव हो। हाँ, आप संबंधी के रूप में स्वीकारते हैं तभी उसके शरीर की जिम्मेदारी लेते हैं, उसके मानसिकता की, उसके सेल्फ की जिम्मेदारी लेते हैं। अब संबंधी ही नहीं स्वीकारे फिर तो करो भाई तुमको जो करना है। तो ये शरीर के प्रति जिम्मेदार होना, मतलब उसके शरीर के पोषण संरक्षण की जिम्मेदारी लेना ममता है, उसके संस्कारों की जिम्मेदारी लेना वात्सल्य है। पहला प्रश्न ये है कि क्या ये दोनों जरूरी है या किसी एक से काम चल सकता है। तो घर में देखे, परिवार में ज़्यादातर किसका निर्वाह करने से हम काम चला लेते हैं? बच्चों के प्रति। घर में बच्चों के साथ जीते हुए हम ज़्यादातर किसका ध्यान रखने से काम चला लेते हैं? तो कई बार लगता है सिर्फ ममता की जिम्मेदारी निभा ली मतलब काम पूरा हो गया, शरीर का पोषण संरक्षण कर दिया, उसके लिए तन मन धन सब लगा लिया, अच्छा ही किया, कुछ बुरा नहीं किया।
तो इसका भी तो ध्यान रखना था कि नहीं रखना था। और ये थोड़ा बारीक मामला है। आपकी भी उतनी योग्यता चाहिए कि आप अपने बच्चों के संस्कारों को जज कर पाए, देख पाए सही है कि नहीं, ये पकड़ पाए, गलत है तो उसको कुछ ठीक कर पाए। तो जैसे देखिए, बच्चे को खाना तो खूब खिलाते हैं, लेकिन ये खाना खिलाते वक्त उसके संस्कारों का भी ध्यान रख रहे हैं कि नहीं रख रहे? तो जैसे मैं बिजनौर गया था, जो स्वास्थ्य संस्थान है वहाँ पे, तो वहाँ जो रण सिंह जी आर्य है वो मेरे साथ बातें कर रहे थे कि मैं ऐसे स्वास्थ्य पे बात कर रहा था, तो मेरे बारे कहा कि भाई वैसे तो तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक ही लग रहा है, तुमको कोई और दिक्कत हो तो बताओ। तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं, कोई परेशानी नहीं है, कि बात ठीक है, स्वास्थ्य तो ठीक ही है, बस ये मम्मी थोड़ा ज़्यादा खिलाते रहती है, आग्रह ज़्यादा करती है खिलाने में। तो बड़े गंभीर होकर उन्होंने कहा कि ये एक वैश्विक समस्या है। ये एक वैश्विक समस्या है। और उतनी ही गंभीरता से उन्होंने कहा कि इसका कोई इलाज हमारे पास नहीं है, खुद ही निपट लो। तो ये ममता का निर्वाह करने के तहत हम ये भी कई बार भूल जाते हैं कि ये स्वास्थ्य का ध्यान रख करके खिलाना है। तो एक तो बात ये हो गई कि दोनों का ध्यान रखना है ना। दूसरा ये है कि वात्सल्य थोड़ी गहरी बात है, थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि उसका शरीर बीमार पड़ गया वो तो आपको दिखता है, उसकी मानसिकता में कोई बीमारी है वो देख पाना भी थोड़ा, मतलब आपकी योग्यता चाहिए, आपकी सजगता चाहिए, तभी तो आप देख पाएंगे कि उसके संस्कार भी खराब हो रहे हैं। खराब हो भी रहे हैं तो ठीक कैसे करेंगे, ये तो एक अलग ही प्रश्न है। खराब हो रहे हैं ये दिख तो गया, अब ठीक कैसे करेंगे, ये भी एक अलग प्रश्न है। तो उसके लिए माता पिता की भी थोड़ी योग्यता चाहिए कि वात्सल्य का ठीक ठीक निर्वाह कर पाए। हाँ भैया। भैया जैसे अभी आपने बोला कि अगर स्नेह का भाव किसी व्यक्ति में है तो पहले उसको विश्वास का भाव सुनिश्चित करना पड़ेगा, ये चीज़ सही है? ठीक है ना, उसको तो ये जो क्रम है उसमें देखेंगे कि इसको आधार मूल्य इसलिए कहा है कि ये है, तभी आप आगे की बात कर सकते हैं। तो भैया जैसे काफ़ी बार ऐसा होता है कि परिवार में मतलब मतभेद चलते रहते हैं, जैसे एक पिता है तो उनके अपने बेटे से कुछ वैसे वाद विवाद चलते रहते हैं कुछ बातों पर, तो उस जगह कह सकते हैं कि एक दूसरे की चाहना पर डाउट है, बट फिर भी एक पिता जो होते हैं वो कंटिन्यूस मतलब इतने टाइम से बच्चे का ध्यान रख ही रहे होते हैं, उनमें ममता का भाव होता ही है, उनके लिए पैसे कमाते हैं, उनको एक अच्छी सुख सुविधा देते हैं और वो हिसाब किताब भी नहीं रखते उन चीज़ों का, जबकि उनको विश्वास का भाव भी नहीं होता है, फिर होता है तो काफ़ी कम टाइम में होता है वो वही तो ये तो ठीक है कि ये वात्सल्य और ममता का निर्वाह कर रहे हैं और कई बार झगड़ा भी कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जब झगड़ा कर रहे हैं तब तो वात्सल्य का निर्वाह नहीं कर रहे, झगड़ा कर रहे तब तो एक भी भाव का निर्वाह नहीं कर रहे, और जब ममता वात्सल्य निभा रहे तब तो विश्वासपूर्वक ही निभा रहे। तो जिस क्षण संबंध के भाव में है उस क्षण सारे मूल्यों को देख पाते हैं, निभा भी पाते हैं। जिस क्षण संबंध का भाव ब्रेक हो जाता है, विरोध में चले जाते हैं, तब एक भी मूल्य नहीं निभा पाते, है ना। जब एकदम विरोध में चले गए तब थोड़ा बहुत डांट रहे हैं तब तो है ही वात्सल्य, बट मैं तो कह रहा हूँ जब एकदम झगड़ा वाला भाग हो गया तब तो एक भी मूल्य नहीं है। नहीं भैया, जैसे वात्सल्य को तो एक बार के लिए अपन साइड में रख देते हैं, क्योंकि वात्सल्य पे तो फिर भी थोड़ा कम काम किया जाता है, लेकिन जैसे ममता का अगर अपन देखते हैं यहाँ पे संबंध, ममता का भाव, तो वो तो हर माता पिता में दिखते ही है कि बच्चा लगभग मतलब भूखा नहीं सोए, या फिर जब उसको भूख लग रही हो उसको बराबर रोटी मिले या फिर एक और ज़्यादा ही मिले कहीं ना कहीं ऐसा। तो उस स्थिति में भी अगर देखते हैं भैया तो उनको कैसा भी भाव हो, उनको विश्वास का भाव हो नहीं हो, फिर भी ममता का भाव तो हर टाइम पे वो निभाते ही है ना, वो चीज़ थोड़ी कंफ्यूजिंग वाली लग रही है। इसलिए तो ये विश्वास नहीं है ये कहना भी इतना ठीक नहीं है। विश्वास नहीं है तो घर में क्यों रख रहे हैं आपको? विश्वास नहीं है का मतलब क्या हो गया कि उनको ये नहीं आश्वस्त है कि आप उनको सुखी करना चाहते हैं, तो उनको ये पता चल गया कि आप उनको दुखी ही करना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। तो विश्वास नहीं है ये कंक्लूजन निकाल लेना भी बड़ा वो है, क्रूअल है। तो उसको थोड़ा और आपको मूल्यांकन करना पड़ेगा कि एग्जैक्ट स्थिति क्या है,
तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी आराम में है तब सारे भाव का निर्वाह कर सकते हैं संबंध में। जब वो आवेश आ जाता है, जब संबंध का भाव नहीं रहता है, तब विश्वास भी हिल जाता है, सम्मान भी हिल जाता है, सब हिल जाता है। तो ऐसा जनरल नहीं कह सकते कि आपके माँ बाप का आपके ऊपर विश्वास नहीं है, वो तो थोड़ा आप ज़्यादा वो जा रहे हैं एक्सट्रीम में। वो तो है ही। तो एक आखिरी बात करके हम सेशन क्लोज करते हैं इसी भाव पे, और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है ये बात कि हम लोग जनरली क्या कहते हैं, आप लोग भी सारी चर्चा को मुझे लगता है लगभग इसी मानसिकता से सुने हैं अभी जितनी पिछले 10-15 मिनट में चर्चा की उसको, कि ये माता का भाव है, ये पिता का भाव है, ऐसे ही सुना, जबकि मैंने बोला नहीं है ऐसा। लगभग आप सब मतलब हम सबके मानसिकता में यही रहता है कि ममता बराबर माता का भाव, वात्सल्य बराबर पिता का भाव। तो क्यों पिता में ममता नहीं होती क्या? पिताजी आपके शरीर का संरक्षण पोषण नहीं करते? माता में वात्सल्य नहीं होता? क्या लगता है? माता आपके संस्कारों का ध्यान नहीं रखती? हाँ, तो ये माता में ममता और वात्सल्य दोनों ही है, पिता में भी ममता वात्सल्य दोनों ही है। प्रधानता किसी एक की है, प्रायोरिटी में कोई एक रहता है। तो माता की प्रधानता में ममता है, पिता के प्रधानता में वात्सल्य है। तो जैसे बच्चा कोई खराब काम करके आया है और डांट डपट हो गई घर में और वो रूठ गया कि खाना नहीं खाना है, तो माता का रवैया ये रहता है कि पहले खिला तो लो, खा तो ले, फिर बाद में बात करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपके खराब संस्कारों को वो चला रही है, वो भी ठीक करना ही चाहती है, बट प्रायोरिटी में क्या है? ममता। और पिता का देखेंगे तो भाई एक रात भूखा सो जाएगा तो कोई मर नहीं जाएगा, बट संस्कार ठीक होने चाहिए, वो प्रायोरिटी है। ममता माँ और बच्चे के संबंध में है ज़्यादा है, और वात्सल्य हाँ, लेकिन आप देखेंगे कि आपको भी ममता का भाव तो अपने में दिखता ही है। अब ममता का भाव तो सभी में है, वो तो दोनों ही सभी में है, जानवरों में भी है वो बच्चों का है ना। लेकिन माता में देखेंगे तो ममता की प्रधानता है, पिताजी में देखेंगे तो वात्सल्य की प्रधानता है। इन जनरल अपवाद रूप में कोई केस आप कोई केस आपको ऐसे दिखेंगे कि जिस माता में ममता के बदले वात्सल्य की प्रधानता हो, कोई पिता ऐसे दिखेंगे कि जिनमें ममता की प्रधानता हो। बट ये कोई जगह जनरली माता में ममता की प्रधानता होती, पिता में वात्सल्य की प्रधानता होती। एक छोटी सी बात और कर दूं कि ये ममता और वात्सल्य सिर्फ माता पिता में ही होते हैं या बाकी लोगों में भी होते हैं? कभी बेटा या बेटी भी उसके माता या पिता के प्रति ममता और वात्सल्य से प्रस्तुत नहीं होता क्या? होते ही है। तो बेटे का भी अपने माँ बाप के प्रति ममता वात्सल्य होता है, बेटी का भी होता है। तो ये भाव कोई सीमा में बंधने वाले भाव नहीं है कि ममता सिर्फ माता का अधिकार है, वात्सल्य सिर्फ पिता का अधिकार है। ये सारे भाव हम सभी में है ही। आपको अपने से बड़ों के प्रति भी ममता हो ही सकती है, आपको अपने से बड़ों के प्रति भी वात्सल्य का भाव हो ही सकता है, अनजानों के प्रति भी ममता वात्सल्य हो ही सकता है। लेकिन प्रधानता से किस में दिखता है? तो प्रधानता से ममता माता में दिखती, प्रधानता से वात्सल्य पिता में दिखता है। वहाँ प्रधानता है, उसकी इंटेंसिटी के साथ दिखता है। तो इतनी चर्चा को देखे तो हमने विश्वास के बाद ये सम्मान पर थोड़ी प्रश्नोत्तरी करके फिर स्नेह को देखा, जिसमें आप सामने वाले को अपने संबंधी के रूप में स्वीकारते हैं और इस स्वीकृति के साथ ही आप उसके शरीर के पोषण संरक्षण की भी जिम्मेदारी लेते हैं, आप उसके सेल्फ की, उसकी मानसिकता की, उसको जिम्मेदार समझदार बनाने की भी जिम्मेदारी लेते हैं। ठीक है, तो 4:15 हुए हैं, हम लोग 4:30 बजे लौटते हैं। तो श्रद्धा, गौरव और कृतज्ञता पे बात करेंगे और कल सुबह प्रेम पे बात करेंगे। उसकी बात अलग से करने की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, पीछे माइक दीजिए। क्योंकि प्रेम के बारे में मतलब जितना सही है उससे ज़्यादा जितना गलत है उसकी चर्चा खूब करनी पड़ती है। हाँ भैया, जब हमने जैसे अफेक्शन के बारे में, स्नेह के बारे में बात करी,
तो जैसे आजकल एक लड़का और लड़की में जो रिलेशनशिप होता है तो उसको हम कैसे कैटेगराइज करें कि हम उस चीज़ को कैसे डिफाइन करें कि ये अफेक्शन है या अट्रैक्शन है, क्योंकि लव एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो मुझे उसको इतना लेकिन दिखाई दे रहा है। प्रश्न मतलब आपकी बात ठीक है कि जो आप कह रहे हैं वो यहाँ नहीं आता है, बट चर्चा उसकी इसी के दौरान करते हैं। क्योंकि आप भले कहें बट ज़्यादातर लोग तो उसको यही मानते हैं, तो उसकी चर्चा हम वहाँ करते हैं। ठीक है, तो ब्रेक कर लेते हैं, 4:30 बजे वापस मिलते हैं, आगे फिर भाव की चर्चा को देखेंगे।